हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम। राइट, कास्टिग्लियानोस थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? डिफ्लेक्शन निकालते हैं। वर्क डन की भी हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं। वर्क डन की हेल्प से कैसे निकालते हैं? पहले नंबर ऑफ लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे कास्टिग्लियानोस से हमें सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे सेंट्रिक लोडिंग लगी हुई है, सेंटर पे नहीं है। यहाँ से ए डिस्टेंस पे, यहाँ से बी डिस्टेंस, और लोड लगा है पी, टोटल स्पान है। और आपसे क्या बोला है? लोड के नीचे आप बताइए कि कितना डिफ्लेक्शन आएगा, आपको डेल की वैल्यू बतानी है। और कैसे बतानी है? तो मैंने बोला कि जब ये लोड लगेगा तो आपका बीम जो होगा वो किस तरीके से ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन कितना आएगा, आपको ये डिफ्लेक्शन बताना है। मान लीजिए मैं इसको डेल बोल रहा हूँ, तो ये डिफ्लेक्शन डेल, आपको ये डिफ्लेक्शन बताना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये डिफ्लेक्शन को कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानोस थ्योरम। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले यहाँ पे बोथ एंड पे क्या है, आपकी रिएक्शंस लगी हुई है। और जब मैंने आपको वर्डन से भी डिफ्लेक्शन निकालना सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर बोथ हैंड सपोर्टेड है आपका बीम, तो सबसे पहला काम होगा कि आपको रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। डिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको पहले रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब सबसे पहले इस पे क्या निकलेंगी? रिएक्शंस निकलेंगी। बिकॉज विदाउट रिएक्शन तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर मैं ये रिएक्शन नहीं निकालूंगा, इसके बाद कोई भी सेक्शन काटूंगा, उसके बाद मूवमेंट लूंगा, तो मुझे वीए चाहिए ना, तभी तो वो मूवमेंट मिलेगा। और मूवमेंट मिलेगा तभी वो बेंडिंग वाली स्ट्रेन एनर्जी में पुट करूंगा, तभी उसको मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तो मुझे स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। या मैं उस तरफ से भी जाऊंगा तो भी नहीं होगा। जबकि कैंटिलीवर में मेरे को रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज उसका एक फ्री एंड था, तो वहां से मैंने मूवमेंट ले लिया। राइट, तो यहाँ पे मुझे इसको लेना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा रिएक्शन, जिसको मैं लिखूंगा लेट वी ए एंड वी बी इज वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। और वी ए निकालना है, यहाँ पे एक रिएक्शन है वी ए, और यहाँ जो रिएक्शन मिलेगी वो वी बी मिलेगी। अब मुझे वी ए निकालना है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, सो प्लस वी ए इंटू एल माइनस पी इंटू बी इक्वल जीरो। क्या किया? वी ए निकालना था, इस बी के अबाउट मूवमेंट ले लिया। ऐसे करते हैं हम लोग। ए निकालना है, बी के अबाउट मूवमेंट लिया, बी के अबाउट मूवमेंट लिया मतलब बी पे खड़ा हो गया। यहाँ पे देखूंगा, यहाँ से ये बी ए जा रहा है ऊपर, कैसे आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस का बी ए इंटू, मैं बी पे खड़ा हूँ, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? एल, तो मैंने लिखा वी ए इंटू एल। उसके बाद यहीं खड़े रहिएगा, आगे जाएंगे, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, पी का लोड लग रहा है। पी लोड कैसे आ रहा है? नीचे, मतलब ऐसे घूमते आएगा तो कैसे आएगा? एंटी क्लॉक, मतलब माइनस पी इंटू ये डिस्टेंस कितनी है पी, तो माइनस पी बी इक्वल जीरो किया। अब यहाँ से अगर मैं वी ए निकालता हूँ तो मेरा वी ए आएगा, पी बी उस तरफ जाएगा, डिवाइड बाई एल डिवाइड में आएगा। इसका मतलब वी ए की वैल्यू क्या आ रही है? पी बी इंटू एल। इस तरीके से वी ए आ रहा है पी बी इंटू एल, पी इंटू उस तरफ की डिस्टेंस डिवाइड बाई एल। तो अगर मैं ये वाली रिएक्शन निकालूंगा वी बी, तो वी बी क्या आनी चाहिए? पी ए बाय एल, ये वी बी आनी चाहिए। जब ये पी बी बाय एल आ रही है तो ये वाली रिएक्शन क्या आएगी? पी ए बाय एल आएगी। और अगर आपको निकाल के देखना है तो आप ए के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, पी घूमेगा माइनस बी बी इंटू एल, पी घूमेगा क्लॉकवाइज तो पी इंटू ए, पी ए उस तरफ जाएगा तो माइनस, इधर से माइनस माइनस कैंसिल होगा, पी ए बाय एल आ जाएगा, तो वही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने रिएक्शन निकाली। अब जैसे ही आप रिएक्शन निकालेंगे उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैंने आपसे बोला कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए मुझे चाहिए रहेगी स्ट्रेन एनर्जी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी को निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी इन बीम ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी। इस पॉइंट को सी बोलिएगा जहां पे लोड लग रहा है, और इसको दो पार्ट में निकालनी पड़ेगी, बीच में लोड लगा हुआ। तो ए से सी पे निकलेगा प्लस सी से बी पे निकलेगा, या बी से सी पे निकलेगा, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को अपन को निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों को एक साथ में लिखूं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? यू से स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? ए, मतलब इंटीग्रेशन कहां होगा? 0 टू ए के लिए होगा, राइट। और कंडीशन क्या होती है? एम स्क्वायर बाई 2EI dx, राइट। इसी तरीके से प्लस
अब मैं सी बी की बात करूं तो इसमें भी इंटीग्रेशन होगा 0 टू, यहाँ पे क्या है लेंथ b, इसका मतलब 0 टू b, और यहाँ भी आएगा m स्क्वायर बाय 2ei dx, राइट। तो ये वाला जो टर्म है इतना, ये किसके लिए बना, ए सी के लिए बना, और ये वाला टर्म जो है वो किसके लिए बना, सी बी के लिए बना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके लिए आ जाएगा, ए बी के लिए आ जाएगा। ऐसी अगर एक और स्पान होती तो प्लस करके उसको भी ले लेता, अगर एक और स्पान होती तो प्लस करके उसको भी ले लेता। तो जब आप इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर पर जाएंगे, जैसे अभी आप डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इसके बाद हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को भी सॉल्व करेंगे, जिसको कास्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम से किया जाता है। तो उसमें हम क्या होगी, नंबर ऑफ स्पान होगी, तो हमको इसी तरीके से ऐड ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो अब इस तरीके से मैं आगे गया, फिर मैंने बोला कि इसको क्या बोल दीजिए, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। अब मुझे यहाँ का m चाहिए, यहाँ का भी m चाहिए, तो सबसे पहले m चाहिए, तो मेरे को m के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कंसीडर a section xx from point A and B at distance x। इसका मतलब क्या करना है, आपको एक सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी होती है छोटे पार्ट के ऊपर होती है, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो पूरे पार्ट के ऊपर निकल आती है। तो मूवमेंट भी हमको पहले छोटे पार्ट का निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो पूरी पूरी स्पान के लिए। तो छोटे पार्ट के लिए इसका मतलब यहाँ पे मैं एक सेक्शन कट करूंगा, तो मैंने बोला लेट कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स फ्रॉम पॉइंट ए से पहले एक एक्स सेक्शन कंसीडर करेंगे, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया, जिसकी यहां से डिस्टेंस क्या होगी, एक्स होगी। तो इस एक्स एक्स के अबाउट अगर मैं मूवमेंट निकालूंगा तो एम एक्स जो होगा फॉर स्पान ए सी, एम एक्स इक्वल वी ए इंटू एक्स, और वी ए था आपके पास पी बी बाय एल एक्स, ये एम एक्स निकलेगा एसी स्पान। कैसे निकलेगा, यहां से मैंने एक एक्स एक्स सेक्शन कट किया, सेक्शन पे खड़ा हुआ, यहां से वी ए जाएगा क्लॉकवाइज, वी ए इंटू ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो मैंने क्या लिखा वी ए इंटू एक्स, और वी ए की वैल्यू कितनी है पी बी बाय एल, तो पी बी बाय एल इंटू एक्स, तो पी बी बाय एल एक्स ही हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप बी से भी एक सेक्शन कट करोगे, तो बी से भी आपने इस तरफ एक सेक्शन कट किया एक्स एक्स, और यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी ले लोगे, एक्स ले लोगे। तो वहां से जब अगर मैं मूवमेंट निकालूंगा तो जो एम एक्स निकलेगा फॉर स्पान, किसकी बात कर रहा हूँ, बीसी की बात कर रहा हूँ, तो एम एक्स उस पर जो निकलेगा वो बन जाएगा माइनस बी बी इंटू एक्स। तो माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है, पी ए बाय एल इंटू एक्स, इसका मतलब हो जाएगा एम एक्स इक्वल माइनस पी ए बाय एल एक्स। ये किसके लिए हो जाएगा, इस पार्ट के लिए हो जाएगा। इस एक्सेस पे खड़े हुए यहाँ से वीबी घूमेगा एंटी क्लॉक, माइनस वीबी इंटू ये डिस्टेंस एक्स, तो माइनस वीबी इंटू एक्स, वीबी की वैल्यू कितनी है पी ए बाय एल, तो पी ए बाय एल इंटू एक्स यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले आपको एक्स डिस्टेंस पे इस स्पान पे मूवमेंट निकालना पड़ेगा, और फिर एक्स डिस्टेंस पे उस पे मूवमेंट निकालना पड़ेगा। अब ये वाला जो मूवमेंट है इस एम की जगह पुट कर देते हैं एसी स्पान में, और ये वाला जो मूवमेंट है वो इस एम की जगह पुट कर देते हैं किसमें, बीसीबी स्पान में। तो अब ये पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो u इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a, m की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, पी बी बाय एल एक्स का होल स्क्वायर बाय 2ei dx, प्लस उस वाले में पुट करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू b, m की जगह करेंगे माइनस पी ए बाय एल एक्स स्क्वायर बाय 2ei, राइट, और u इक्वल हो जाएगा 1/2ei, दोनों से कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/2ei दोनों से कॉमन निकालेंगे तो 1/2ei बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू a पी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से इंटीग्रेशन 0 टू b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ से अगेन 1/2ei बाई कॉमन चलेगा, ठीक है, यहाँ पे
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे पहले लिमिट रहेगी 0 टू a, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा, dx की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है, राइट। तो dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, p तो बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, x का होगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर b स्क्वायर 2x बाय एल स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से यहाँ भी होगा 0 टू b के लिए 2x a स्क्वायर p स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट। ये कुछ इंटीग्रेशन हो क्या जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एज इट इज रहने दीजिएगा 1/2 ई आई को। यहाँ पे लिमिट पुट करें अगर, तो लिमिट हो जाएगी पी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2x की जगह क्या आ जाएगा, ए, सॉरी यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पे करिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब बाय, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी एक्स क्यूब बाय, यहाँ 3 आ जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएट हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 यहाँ भी, एक्स क्यूब बाय 3 यहाँ भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज बटेगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज बचेगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए का क्यूब आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से 3l स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस 0 टू b इसमें भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, b का क्यूब ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 3 al स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अब इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ वैल्यू, तो क्या बचेगा, अगर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ तो 1/2 ई आई तो कॉमन चल ही रहा है, राइट। 1/2 ई आई कॉमन है। अब इसमें से और क्या निकल सकता है कॉमन, तो इसमें से आ जाएगा कॉमन पी स्क्वायर, इसके पास भी है, पी स्क्वायर इसके पास भी है, फिर बी स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास बी क्यूब है, मतलब बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, और 3l स्क्वायर भी है। इसका मतलब और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय 3l स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ए बचेगा और यहाँ पे एक बी बचेगा, राइट। ये बचेगा, तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो 1/2 ई आई, मतलब ये हो जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 6 ई आई एल स्क्वायर, राइट। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, एल, तो ये एल सी एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय 6 ई आई एल, ये बचेगा यू के इक्वल में, यू के इक्वल में कितना बचेगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 6l से l एक कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचेगा 6 ई आई एल, ये बचेगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी के बराबर। तो इस तरीके से पहले आपकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकलेगी, लेकिन जब ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स में अपन लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरीके से कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा लेंदी जाता है। तो आपने ये स्ट्रेन एनर्जी निकाली है, अभी हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसका निकालना है डिफ्लेक्शन। तो अब हम आगे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानोस थ्योरम, और अब कैलकुलेट करेंगे हम इसका डिफ्लेक्शन। सो नाउ डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन, स्ट्रेन एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 6 ई आई एल निकला। इसका मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन दिस बीम ड्यू टू गिवन लोडिंग पी, वो कितनी होगी, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 6 ई आई एल, राइट। अब ये याद रखिएगा कि ये तो स्टोर्ड एनर्जी निकली, उसको निकालने के लिए क्या किया, प्रोसेस वही थी, बस आपने ओरिजिन एक ए से लिया एक बी से लिया, दो सेक्शन काटे, दो मूवमेंट निकाले और दो पार्ट में हमने उसको सॉल्व किया और उसको हमने इंटीग्रेट किया, बस ये किया, जिससे हमें ये स्ट्रेन एनर्जी मिल गया। अब हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन निकालने के भी दो तरीके, या तो वर्डन से भी निकाल सकते हैं या कास्टिग्लियानोस से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम कास्टिग्लियानोस की फर्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोलती है, तो कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम बोलती है कि डेल यू बाय डेल पी इक्वल कितना होता है, डेल के होता है। इसका मतलब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव टोटल स्ट्रेन एनर्जी को, एनर्जी का जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोड इक्वल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन, उसके नीचे आने वाला डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लोड क्या है पी और उसके नीचे आने वाले डिफ्लेक्शन को क्या बोला है, डेल, और यही तो मुझे निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यू का मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। तो अब पी के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूं तो इसका मतलब डेल बाय डेल पी, यहाँ पे यू क्या है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 6 ई आई एल इक्वल कितना है, डेल। तो अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ p के रिस्पेक्ट में, तो p का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 2p
राइट। बाकी एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, 6 भी एज इट इज रहेगा, ई आई एल, राइट, इक्वल डेल है। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन आ जाएगा डेल, आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा कितना, 2 से 6 को काट दीजिएगा तो यहाँ बचेगा पी, ये बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ई आई एल के बराबर, राइट। तो यही है हमारा डिफ्लेक्शन जो इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे आएगा, किसकी वजह से, इस पॉइंट लोड की वजह से, जो कि यहाँ से ए डिस्टेंस पे लगा है और यहाँ से बी डिस्टेंस पे लगा है। तो इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 3 आई एल के बराबर होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और डिफ्लेक्शन निकाल लें। या कई बार ऑप्शन में आपके फॉर्मूले आ जाते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले दे देंगे, 4 फॉर्मूले, इसमें से कौन सा सही है, एक सेंटर के लिए दे दिया, एक सेंटर के लिए दे दिया, एक कैंटिलीवर के लिए दे दिया और पूछा कि सेंट्रिक में कौन सा लगेगा, राइट। तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी सेंट्रिक की बात होगी ना, मतलब ए बी की कैलकुलेशंस भी आ जाएगी, राइट, ए और बी आ जाएगा। और बाकी कैंटिलीवर में ए और बी की बात नहीं हो रही थी, या हम सिंपली सपोर्टेड सेंटर पे जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे L/2 आ गया था, तो ए बी की बात नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से भी कुछ आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे सेंट्रिक कंसंट्रेटेड लोड के लिए किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। थैंक यू।